बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ जो है वो हमने स्टडी करना है। उसके हवाले से देख लें। सबसे पहले इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि equal volume of all the gases at same temperature and pressure contain same number of molecules। इस बात को ज़रा समझ लें कि अगर आप टेम्परेचर सेम रखते हैं किसी भी गैस का, खा वो नाइट्रोजन हो, खा वो हाइड्रोजन हो, खा वो क्लोरीन हो, कोई भी गैस हो, आप उसका टेम्परेचर प्रेशर सेम रखते हैं, अमाउंट ऑफ गैस सेम रखते हैं, तो फिर आपको पता है उसका वॉल्यूम भी सेम होगा। ये बात तो आप पढ़ चुके हैं पहले कि अगर हम टेम्परेचर सेम रखें तो ज़ाहिर बात है वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। एक प्रेशर से वॉल्यूम चेंज हो सकता है, वो भी हमने सेम रख लिया। फिर अमाउंट ऑफ गैस हम चेंज करके वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, वो भी हमने सेम रख दिया। यानी मुख्तलिफ गैसेस ली और उनका टेम्परेचर प्रेशर क्या रख लिया, सेम। मसलन एक हाइड्रोजन गैस ले ली, एक नाइट्रोजन गैस ले ली, दोनों डिफरेंट गैसों का टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखा, तो फिर उसका वॉल्यूम भी क्या हुआ, सेम। अब वो ये कहना चाह रहा है, एवोगैड्रो ये कहता है कि जब आप उनका वॉल्यूम सेम रखेंगे तो फिर उनमें मौजूद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। क्लियर, समझ आ गई। अगर कोई भी गैस है, दो गैसें ले ले, तीन ले ले, चार ले ले, अगर आप उनका वॉल्यूम सेम रखेंगे तो उनमें मौजूद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। This is called Avogadro's law. Yes. जी, उसका आगे चलकर मैं इसका आपको आंसर करता हूँ। मुझे पहले ये क्लियर करा लेने दें, फिर मैं आपको आंसर करता हूँ। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर contain सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर गैसों का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो फिर उनमें मौजूद मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, सेम होंगे। मिसाल के तौर पर आपने देखा 1 मोल ऑफ गैस, उसका वॉल्यूम 22.414 dm³ है। 1 मोल ऑफ गैस हैज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.02 into। ये बातें तो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ, ज़रा तवज्जो करें, अगर दो तरीके हैं इसको समझने के। अगर इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, यानी लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड के, या आप इसको इस तरीके से समझ लें कि 1 मोल का इतना वॉल्यूम है और 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल हैं। इसका मतलब इतने वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर। तो आप ये बात यहाँ पर लिख सकते हैं 22.414 dm³ वॉल्यूम has number of molecules कितने हो गए बोलो, 6.02। ओके। अगर आप 1 dm³ की बात करें, 1 dm³ तो क्या बनेगा, 6 पॉइंट डिवाइडेड बाई, ऐसे ही है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 2.68 10⁻²²। ज़रा समझ लें, जिनको नज़र नहीं आ रहा वो भी देख लें। ये क्लियर हो गई बात। इसको इस पर डिवाइड किया, आंसर आ गया 2.68 × 10⁻²²। यानी यूँ समझ लें कि 1 dm³ के अंदर इतने मॉलिक्यूल होते हैं। आप 5 dm³ में लेना चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। MCQs में आ जाता है ये सवाल। 5 में लेना चाहें, 4 में लेना चाहें, 10 में लेना चाहें, तो 1 dm³ का आपके पास आ गया। आप इसको उतने से मल्टीप्लाई कर दें जितने dm³ में आपको वॉल्यूम चाहिए। क्लियर, समझ आ गई। जितने वॉल्यूम में आपको जितने मॉलिक्यूल चाहिए तो यू कैन मल्टीप्लाई हेयर, आपको वो आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इक्वल वॉल्यूम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इधर गैसेज आर डिफरेंट आर सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
2 मुख्तलिफ कंटेनर ले लें, 3 मुख्तलिफ कंटेनर ले लें, 4 मुख्तलिफ कंटेनर ले लें, चारों में गैसें मुख्तलिफ कर लें, चारों का टेम्परेचर सेम रखें, प्रेशर सेम रखें, वॉल्यूम, जब वॉल्यूम सेम होगा तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्लियर होगी बात। अब हम आपके सवाल की तरफ आते हैं। देखिए, मैंने लास्ट टाइम आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाते हुए भी यही बात की थी, वही मैं इसको रिपीट करता हूँ। देखें, हमारे पास फ़र्ज़ करें ये एक कंटेनर है, इसको ज़रा छोटा बना लेते हैं, ये लाइन, इधर हाइड्रोजन फिल कर लेते हैं, इधर ऑक्सीजन फिल कर लेते हैं। वो कह रहा है ऑक्सीजन का साइज़ हाइड्रोजन से 16 गुना बड़ा है, ऑक्सीजन का साइज़ हाइड्रोजन से, लिहाजा अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन के मालिक्यूल उसी एक वॉल्यूम में कम आने चाहिए, जाहिर बात है जिसका साइज़ बड़ा है वो कम आएंगे, और हाइड्रोजन के मालिक्यूल ज़्यादा आने चाहिए, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है। और आपके सवाल में भी यही बात थी कि जिस मालिक्यूल का साइज़ बड़ा है, जिसका मोलर मास ज़्यादा है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ज़ाहिरी बात है उसके मालिक्यूल कम आने चाहिए। जिस मालिक्यूल का साइज़ बड़ा है उसके मालिक्यूल क्या आने चाहिए, कम आने चाहिए। जिस मालिक्यूल का साइज़ छोटा है उसके मालिक्यूल ज़्यादा आने चाहिए, चूँकि वॉल्यूम सेम है। ये बात उस वक़्त हो सकती है जब मालिक्यूल करीब करीब हों, ये बात उस वक़्त करेक्ट हो सकती है जब मालिक्यूल करीब करीब हों। मसलन आपके स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर साइज़ मैटर कर सकता है क्योंकि यू आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, लेकिन अगर यही उठा के ग्राउंड में ले जाया जाए तो डेफिनेटली मालिक्यूल्स, लोग दूर दूर हो जाएंगे, फिर उनका साइज़ मैटर नहीं करेगा। वो बताना ये चाह रहा है, वो कह रहा है हाइड्रोजन का मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से 300 गुना उसके साइज़ से ज़्यादा फासले पर है। सिंपल वर्ड में अगर बात करें तो एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से बहुत दूर है, एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस पर है। क्या है? वेरी लार्ज डिस्टेंस पर है, बहुत ज़्यादा फासले पर है। लिहाजा इतना ज़्यादा फासला है कि उसका साइज़ मैटर नहीं करता। आप सिंपल बात समझ लें, अगर 2 मोटे मोटे लोग हैं, आदमी 2 मोटे मोटे खड़े हैं, साथ साथ खड़े हैं, तो एक का सांस भी दूसरे को अफेक्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर वही लोग दूर दूर खड़े कर दिए जाएं तो उनका इवन साइज़ भी महसूस नहीं होता कि ये मोटे हैं या पतले हैं, दूर दूर खड़े करने से। तो फासला जो है यहाँ पर साइज़ के ऊपर अफेक्ट करता है। यहाँ वो ये बताना चाह रहा है, वो कह रहा है कि ऑक्सीजन का मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से उसके साइज़ का 300 गुना दूर है, यानी उसका साइज़ को अगर 300 से ज़रब दें तो फिर उनके दरमियान फासला बनता है। इन सिंपल वर्ड्स बात यह है कि एक मालिक्यूल जो है दूसरे मालिक्यूल से एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस पर है। एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से, बोलिए, एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस पर है, बहुत ज़्यादा फासले पर है, बहुत ज़्यादा फासले पर है। लिहाजा उसका साइज़ मैटर नहीं करता, तादाद को चेंज नहीं कर सकता। क्लियर होगी बात? इसमें आपके सवाल का क्या आंसर हुआ कि छोटा मालिक्यूल हो या बड़ा मालिक्यूल हो, उनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनका साइज़ मैटर नहीं करता। वेदर दे आर स्मॉल आर लार्ज, देयर नंबर ऑफ मालिक्यूल आर सेम, देयर नंबर ऑफ मालिक्यूल आर। क्लियर होगी बात? कोई कन्फ्यूजन है? एक सवाल वो आता है जो आपने पूछा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन का साइज़ अपेरेंटली हाइड्रोजन से 16 गुना बड़ा है, इसके बावजूद उसके नंबर ऑफ मालिक्यूल सेम क्यों रहते हैं? एक सवाल हो गया। उसका आंसर मैंने बता दिया है कि हाइड्रोजन का मालिक्यूल हो या ऑक्सीजन का मालिक्यूल हो, वो एक दूसरे से बहुत लार्ज डिस्टेंस पर हैं। कितने डिस्टेंस पर हैं? उनके साइज़ का 300 गुना, 300 टाइम ऑफ देयर साइज़, इसलिए उनका साइज़ मैटर नहीं करता, तादाद को चेंज नहीं करता। उसके बाद मैंने अगली बात कर दी है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ गैस की बात कर ली, तो ये सारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसको समझने से पहले मैं आपको ज़रा गौर से समझ लें, ये बात कोई रट्टा लगाने वाली इसमें बात नहीं है। आप एक कंटेनर ले लें,
उसमें 2-3 गैसें मुख्तलिफ बंद कर लें। पहले आप एक कंटेनर में एक गैस की बात कर रहे थे, दूसरे में दूसरी की बात कर रहे थे। अब मैंने क्या कहा, एक कंटेनर के अंदर 2-3 मुख्तलिफ गैसें फिल कर दें, लेकिन शर्त यह है कि वो गैसें आपस में रिएक्ट ना करें। मेरी बात क्लियर हो गई? एक कंटेनर ले लें, उसमें मुख्तलिफ 2-3 गैसें फिल कर दें, और फिल ऐसी गैसें करें जो क्या हूं, रिएक्ट ना करें। फिर वो कह रहा है हर गैस का अपना अपना प्रेशर होगा। जैसे मस्जिद का या किसी नेक काम का चंदा इकट्ठा करते हैं तो क्या कहते हैं कि हर बंदा जो है अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक उसमें डिपॉजिट कर दे। अब क्या होता है, कोई लोग 10 दे रहे हैं, कोई 20 दे रहे हैं, कोई 30 दे रहे हैं, तो क्या मस्जिद में खड़े होकर कोई ये तो नहीं कह सकता ये मस्जिद मेरी है या ये मैंने बनाई है? इसका मतलब सारे लोगों की इज्तमाई सम से वो बनी है, सारे लोगों की अमाउंट उसके अंदर शामिल है, किसी की ज़्यादा होगी किसी की कम होगी। यहाँ पर वो बताना चाह रहा है, ज़रा तवज्जो करें, 4, 5, 2, 3 जितनी भी गैसें फिल कर दें। अब वो एक गैस नहीं है बल्कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है। क्या है? और वो गैसें नॉन रिएक्टिंग हैं। क्या है? नॉन रिएक्टिंग है, रिएक्ट नहीं करती। नंबर 1 पहली बात है वो रिएक्ट नहीं करती, दूसरी बात है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस हो गया। अब अगली बात वो ये है कि वो कह रहा है इन तमाम गैसों का जो प्रेशर होगा, इन तमाम गैसों का जो प्रेशर होगा वो इन हर गैस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। यानी इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ईच गैस, उनको सम करेंगे तो वो टोटल प्रेशर हो जाएगा। मसलन मैंने आपके सामने कंटेनर के अंदर कितनी गैसें फिल की हैं? 3। एक कार्बन डाइऑक्साइड है, एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है। वो कह रहा है इसका प्रेशर, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर, तीनों को जमा करेंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए डेफिनेशन, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ, नॉन रिएक्टिंग की बात जरूर लिखनी है। नॉन रिएक्टिंग गैसों का जो प्रेशर है उसका टोटल जो प्रेशर है वो इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स। पार्शियल प्रेशर मैंने हेडिंग नीचे दी है, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ईच गैस, हर गैस का अपना अपना प्रेशर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस, इनफरादी गैस, एक अलहदा गैस, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। डेफिनेशन लिखने की जरूरत तो नहीं है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैसेस में से जो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है उसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। क्लियर होगी बात? हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आगे चल रहे हैं। आगे बेसिकली हमारा अगला जो टॉपिक है वो ये है कि 3 गैसें एक सिलेंडर के अंदर फिल की हैं। अब सबसे पहले उसने क्या किया, आपकी बुक में उसने क्या लिखा है? उसने कहा कि सबसे पहले हमने तीनों गैसों को अलग-अलग 3 कंटेनर्स में फिल कर दिया। ज़रा तवज्जो तलब बात है। 3 कंटेनर लिए, उनमें 3 गैसें अलग-अलग फिल कर दी। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक ये ले लो, एक ये ले लो, 3 कंटेनर ले लिए, एक में हाइड्रोजन फिल कर लिए, एक में नाइट्रोजन, एक में CO2। अब तीनों गैसों का आपस में अलग-अलग प्रेशर मालूम कर लिया, फिर उन तीनों को उठाकर एक कंटेनर में डाल दिया। अब दोबारा प्रेशर मालूम किया तो पहला जो प्रेशर था उसका सब का सम अब के प्रेशर के बराबर है। क्लियर होगी बात? ये बेसिकली वो बात बताना चाह रहा है। तो अब आप लिखें यहां पर जनरल गैस इक्वेशन फॉर CO2 लेट सपोज। ज़रा देखें इधर, CO2 के लिए जनरल गैस इक्वेशन लिखें। प्रेशर सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, क्योंकि आपने एक ही कंटेनर के अंदर फिल किया तीनों गैसों को, तो वॉल्यूम भी सेम है, प्रेशर भी सेम है। ठीक है, अब इंटरनल प्रेशर की बात होगी, गैस का जो अपना प्रेशर है
वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखें ज़रा, P ऑफ CO2 बराबर N ऑफ CO2 RT। नज़र आया? देखें PV किसके बराबर होता है? NRT। टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, तो जो गैस का प्रेशर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? N ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स पर। आप यहाँ से क्या करो, आप यहाँ से P की वैल्यू निकाल लो, तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। क्लियर? समझ आ गई? अब आगे लिखें जी, जनरल गैस इक्वेशन फॉर नाइट्रोजन। वो क्या बनेगा? P ऑफ N2V N ऑफ N2 RT। तो P ऑफ N2 किसके बराबर हो जाएगा? क्लियर? समझ आ गई कि नहीं आई? चलें आगे लिखें, जनरल गैस इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन इज, वो क्या बनेगी? P ऑफ N ऑफ H2, तो P ऑफ H2 बराबर है N ऑफ, जी यहाँ पर एक इक्वेशन आ जाएगी, वो आ जाएगी PT बराबर है P ऑफ CO2 प्लस P ऑफ N2 प्लस P ऑफ, ये बात वही है ना जो ऊपर आपने बयान की है कि टोटल प्रेशर सम ऑफ ऑल प्रेशर के बराबर है। क्लियर? अब आप क्या करें, अब आप उसकी जगह ये तमाम वैल्यूज़ पुट कर दें, उसकी जगह पर ये तमाम वैल्यूज़, मसलन देखें ज़रा तवज्जो करें, PT बराबर है P ऑफ CO2 की जगह ये वाली वैल्यू लिख दें, ये वाली, समझ लें। किसी जगह पे आपको ना समझ आए उसी जगह मुझे रोकना है। P ऑफ CO2 यानी कि P ऑफ CO2 है ना, इधर मैं लिख देता हूं P ऑफ CO2 प्लस P ऑफ N2 प्लस P ऑफ, अब CO2 की जगह पर ये जो CO2 है इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू लिख दी, तो क्या आ गया? N ऑफ CO2 RT ओवर, क्लियर? प्लस N ऑफ RT ओवर प्लस N ऑफ RT ओवर, क्लियर? समझ आ गई? अब आप RT ओवर V कॉमन निकाल लें, देखिए सबसे कॉमन आ जाएगा N ऑफ CO2, N ऑफ इज इक्वल टू PT, RT नहीं PT, टोटल प्रेशर। अब V को इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा? PTV RT, देखें जरा तवज्जो करें, N ऑफ CO2, N ऑफ N2, N ऑफ H2, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल है। तीनों गैसों के मोल अगर जमा कर दें तो वो टोटल मोल बन जाएंगे। वो क्या बन जाएंगे? टोटल मोल। तो आप इसकी जगह क्या लिख दो? NT। तो PTV बराबर हो गया NT RT। क्लियर? इसका मतलब ये है, ज़रा कहने वाली बात ये है कि आप इंडिविजुअल गैस से शुरू हुए और आप टोटल यानी इंडिविजुअल के लिए आपने जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई की, तो आप टोटल की जनरल गैस इक्वेशन पे पहुंच गए। ये इंडिविजुअल की जनरल गैस इक्वेशन है, एक की, दूसरे की, तीसरे की, उससे आपने क्या निकाल दी? टोटल मिक्सचर की जनरल गैस इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि ये तमाम एक दूसरे के ऊपर अप्लाई होते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यहां सिर्फ एक बात बताने वाली रह गई है, वो ज़रा तवज्जो तलब है, वो देख लें। P ऑफ CO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N ऑफ, देखें ये क्या चीज़ है, ये RT ओवर V कांस्टेंट है। R भी कांस्टेंट है, T हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, फिर V भी कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटाएंगे तो ये इक्वालिटी चेंज हो जाएगी प्रोपोर्शनैलिटी में। याद रख लें, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं,
और जब आप कांस्टेंट हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं। कांस्टेंट हटाया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स हो गया। अब यहां पर आपने बात ये क्लियर करनी है कि गैस का प्रेशर जो है, गैस का प्रेशर, एक्सटर्नल नहीं, गैस का प्रेशर उसके नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल ज़्यादा लोगे तो गैस के मॉलिक्यूल भी ज़्यादा होंगे, फिर ज़्यादा प्रेशर होगा, गैस ज़्यादा प्रेशर से बाहर आएगी। मसलन आप कहते हैं गैस का प्रेशर नहीं है, तो इसका मतलब गैस नहीं है, वहाँ पर अमाउंट ऑफ गैस नहीं है, इसीलिए गैस का प्रेशर नहीं आ रहा। तो गैस का प्रेशर यानी एक रीज़न ये है, हर बार में ये रीज़न नहीं हो सकती, ये एक रीज़न है कि अमाउंट ऑफ गैस जो है उसका जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स यानी अमाउंट ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। इसी तरह यहाँ पर भी होगा P ऑफ N2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N ऑफ, और यहाँ पर क्या होगा P ऑफ H2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ जी कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। ये था हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर एक कंपोनेंट के प्रेशर को कहते हैं, और तमाम पार्शियल प्रेशर को जमा कर लें तो वो टोटल प्रेशर होता है। अगर ये शॉर्ट आए तो ये डेफिनेशन लिखनी है, ये इक्वेशन लिखनी है, और एग्जाम्पल में क्या लिखना है वो एग्जाम्पल में देख लें। आपने मसलन फ़र्ज़ करें इसका जो प्रेशर है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, फ़र्ज़ करें एक का 100 है, दूसरे का 400 है, तो दूसरे का, मैं ये अपनी मर्ज़ी से ले रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, जितना मर्ज़ी आप ले लें, तो ये कितना हो गया? ठीक है। अगर आपको एक का प्रेशर दिया हुआ है और टोटल प्रेशर दिया हुआ है और दूसरों का भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से एक का प्रेशर भी फाइंड कर सकते हैं। यानी जो भी एक वैल्यू दी है, बाकी ये सारी दी हुई हैं, ये मालूम करनी है तो ये आप मालूम कर सकते हैं। चलें जी, आज के लिए इतना ही।